डायमेंशनल एनालिसिस में हमको जी को केवल एक एक्सेलरेशन की तरह ट्रीट करना है। बिल्कुल भी, मैंने आपको बताया कि भिन्नता और भेद, इसमें अंतर समझिए, बिल्कुल भी भेद नहीं है, सारी की सारी भिन्नताएं हैं। ऑल काइंड ऑफ रेसिज्म जो भी इस दुनिया में संभव है, जेंडर पे, स्किन कलर पे, रिलीजन पे, जो भी रेसिज्म है, सारा का सारा भिन्नता है, भेद कोई नहीं है। आत्म स्वरूप सबका सेम है और ये सब मानते हैं, ये मैं या हम या तुम नहीं। नेक्स्ट एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमको वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। थोड़ी अजीब बात है, इसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी लोगों को लगते हैं, कभी कभी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के जरिए समझिए। ये इनका ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सिचुएशन आपको दी है और वो उस ऐसी सिचुएशन दी है कि कोई एक m मास की बॉडी यहाँ पर है, ये m मास की बॉडी है, ये v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। ये गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं, गिवन मास ऑफ बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। v जो है दैट इज स्पीड ऑफ बॉडी विद विच इट इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, ये स्पीड ऑफ बॉडी है। और r जो है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, radius of circular path acquired. R is the radius of circular path and F is the force which will act on this body towards the center. Remember, this F may be a little complicated for you. This F is called centripetal force. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मुझे बार बार इस चैप्टर में ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि आप लोग इस वर्ड से अभी डर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि द फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जो क्लास 10 से बच्चे आए हैं, मैं वो ना डरें, इसलिए मैं ये बात बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में हैं और डायमेंशनल एनालिसिस में केवल फोर्स को फोर्स की तरह ट्रीट करना है। और फोर्स क्या है? हमारे लिए फोर्स है mlt-2, दैट्स इट। रेडियस हमारे लिए l है, वेलोसिटी हमारे लिए lt-1 है, मास हमारे लिए m है। अब टेक्निकलिटी समझिए। टेक्निकलिटी क्या है कि जिन लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिन हम लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना है डायमेंशनल मेथड से, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्मूला पहली बार बनाया उन्होंने डायमेंशनल मेथड से नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी देखी, उन्होंने फोर्स और मास के बीच में ग्राफ बनाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्पीड और आर को कांस्टेंट रखा। इसका मतलब अलग अलग मास की बॉडीज सेम रेडियस के सर्कुलर पाथ पर सेम स्पीड से मूव कर रही थी, तब उन्होंने फोर्स वर्सेस मास का ग्राफ बनाया, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए। और वो ग्राफ कुछ आया, मान लीजिए अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया तो F और M की लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी होगी। इसका मतलब हमको इसकी पावर नहीं पता है। इसी तरीके से जो फोर्स है वो स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, हमको ये नहीं पता कि इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर हम लोगों ने y मान ली। हमको ये नहीं पता कि रेडियस की पावर क्या है, इसलिए हम लोगों ने उसको z मान लिया। मैं ये क्यों पावर कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। से दैट कि F का फॉर्मूला ऐसा है mvr, एक ये पॉसिबिलिटी है। से दैट फोर्स का फॉर्मूला है m²rv, से दैट फोर्स का फॉर्मूला है v²/rm, से दैट फोर्स का फॉर्मूला है √v/m r³। ऐसा हो सकता है। इसका मतलब कि यहां पर m की पावर 1 है, v की पावर 1 है, r की पावर 1 है, यहां पर m की पावर 2 है, r की पावर 1 है, v की पावर -1 है, यहां पर m की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में है, v की पावर +2 है, r की पावर -1 है, यहां पर m की पावर, कैन यू गेस? यस, m की पावर है -½ हाफ का मतलब होता है ये रूट, और क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए -½ v की पावर है ½ और r की पावर है
-3/2, क्योंकि -½ का मतलब अंडर रूट के अंदर और ये क्यूब था इसलिए -3/2। तो हम लोगों को क्या चीज नहीं मालूम है भाई, इनमें से कोई एक सही होगा या कुछ इसके जैसा सही होगा। जैसा का मतलब क्या कि ये जो 3 पावर थी, एक को हम लोगों ने x मान लिया, एक को y मान लिया और एक को z मान लिया। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ये कहा जाएगा कि किसी भी सिचुएशन में 3-4 फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी, उसमें से कुछ कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं, और वो ये कहेंगे कि इनमें से किसी एक के लिए एक्सप्रेशन बनाइए इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स। लाइक यहां पर उन्होंने फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आपको बनाने को कहा, डिजाइन करने को कहा, डायमेंशनल मेथड से इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस बना देते हैं। तो इसका मतलब ये मैंने आपको चेक करके बताया कि इसके जैसा कोई एक फॉर्मूला होगा। अब हमारा जो डायमेंशनल मेथड है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये पहला स्टेप हम लोगों ने ऐसा मान लिया। इससे जो चीज हम लोग कंक्लूड करेंगे वो ये कंक्लूड करेंगे कि भाई f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x है, v टू द पावर y है, r टू द पावर z है। m मालूम है, v मालूम है, डायमेंशंस तो मालूम है ना, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। m मालूम है, v मालूम है, r मालूम है, f भी मालूम है। क्या नहीं मालूम है? पावर नहीं मालूम है। यहां पर हम एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, m टू द पावर x, v टू द पावर y, r टू द पावर z। इसका मतलब यहां पर मेंशन करेंगे कि k जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक बात है। अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप ये होने वाला है कि ये जो इक्वेशन था m टू द पावर x, v टू द पावर y, r टू द पावर z में सारी जो वैल्यूज हैं, सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका डायमेंशंस रखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कैसे डायमेंशन रखते हैं। f का डायमेंशन है m1 l1 t-2, k का डायमेंशन नहीं है, m मास है, m टू द पावर x, v स्पीड है, l t-1 टू द पावर y, r रेडियस है, l टू द पावर z। क्या होने जा रहा है? ये होने जा रहा है m टू द पावर x, ठीक है, l टू द पावर। ध्यान से देखिए, बिल्कुल पेशेंटली करेंगे। ये स्टेप अगर गलत हो जाता है, स्पेशली ये वाला स्टेप, तो फिर सब कुछ गलत हो जाता है। इसका मतलब कि अगर आपने फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला नहीं रखा ठीक, तो फिर आप कुछ भी इक्वेशन बना लीजिए, वो सॉल्व होंगे तो गलत आंसर आएगा। m सिंगल में है, m और कहीं है नहीं, टू द पावर x है, l दोनों चीजों में है, स्पीड में भी है टू द पावर y, रेडियस में भी है टू द पावर z, पावर्स ऐड हो जाएंगी, दिस इज कमिंग एज y प्लस z, t टू द पावर माइनस y ओनली, क्योंकि ये यहां पर है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। बहुत ही ध्यान से देखिए, हम लोग m और m को कंपेयर कर रहे हैं। डायरेक्ट पावर कंपेयर करने पर x की वैल्यू आ गई 1, सिंपल केस। दूसरे में l की पावर हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं, 1 इज इक्वल टू y प्लस z, लीव इट एज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहां से y और z दोनों अभी तक अननोन है। तीसरे केस में t को हम लोगों ने कंपेयर किया तो इक्वेशन आया -2 इज इक्वल टू -y, t बेस सेम है, पावर कंपेयर कर रहे हैं। वही बात कि होमोजेनिटी, अगर ये डायमेंशनल फार्मूला, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो फिर ये ऐसा। और यहां से आ गया y की वैल्यू 2, यू कैन सी y की वैल्यू 2 यहां पर रखी, z आ गया -1। ध्यान से देखिए, ये आ गया z -1, x y z तीनों की वैल्यूज हमारे पास हैं। वापस इस स्टेप में आएंगे, k वाले स्टेप में, बहुत ध्यान से देखिए, k वाले स्टेप में आएंगे, k नहीं हटाएंगे। m टू द पावर x 1 था, v टू द पावर y, v टू द पावर 2, r टू द पावर z -1, f का फॉर्मूला क्या आ गया? kmv² अपॉन r। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस फॉर्मूला में एक्चुअली k की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r होता है। इस फोर्स को हम लोग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब कि अगर किसी m मास की बॉडी को v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव करना है तो उसके ऊपर एक फोर्स होना चाहिए। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड
एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के बराबर होना चाहिए और उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। जब तक वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, तब तक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी। इन ऑल पॉसिबल केसेस ऑफ सर्कुलर मोशन, मून अराउंड अर्थ, अर्थ अराउंड सन, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, देयर इज सम अदर फोर्स विच इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस वाज द हिस्ट्री। एक यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का जो ड्रॉबैक है, उन ड्रॉबैक्स में से एक ये ड्रॉबैक है, वो ये कि हम इस कांस्टेंट की k की वैल्यू नहीं पता लगा सकते। ध्यान से समझिए, k की वैल्यू नहीं पता लगा सकते। ये इसका ड्रॉबैक है कि हम लोग डायमेंशनल मेथड से k की वैल्यू नहीं पता लगा सकते। क्या करना है हमको? अब इसमें हम लोगों को ये करना है, बहुत ध्यान से देखिए, एक सिचुएशन हम लोग और इसकी डिस्कस करेंगे, वो भी सिचुएशन आपकी जानी पहचानी सिचुएशन, इससे ज्यादा जानी पहचानी। वो सिचुएशन क्या है? वो सिचुएशन है सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, मैं पहले बता दूं कि इसको सिंपल पेंडुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दूसरा पेंडुलम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स पेंडुलम होता है। ये सिंपल पेंडुलम है। इसमें क्या करते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट पर एक स्ट्रिंग से एक बॉडी अटैच कर देते हैं और फिर इसको हम लोग ऑसिलेट कराते हैं। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। इसमें जो एल लेंथ होती है वो ये वाली लेंथ होती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक की ये डिस्टेंस, और इसके ऊपर जी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, एम जी फोर्स एक्ट करता है। और इसका टाइम पीरियड का मतलब होता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब जितनी देर में ये पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। इनका ये कहना है कि अगर हम लोग टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिर्फ दो चीज़ों पर। और वो उनमें से एक चीज़ है, अगर टी टाइम पीरियड है, अगर टी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो ये बॉब ऑसिलेट कर रहा है इसको बॉब कहते हैं, BOB बॉब। तो टाइम पीरियड जो है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो लेंथ पर, लेंथ कौन सी? ये जो इफेक्टिव लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस ये इसका रेडियस। अगेन द टेक्निकलिटीज वी शैल स्टडी इन द चैप्टर कॉल्ड ऑसिलेशन की व्हाई वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ एज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉब अटैच्ड, वो सब बात की बात। अभी डायमेंशन में दो चीजों, टाइम फॉर्मूला किसका निकालना है? टाइम पीरियड का। डिपेंड किस पर कर रहा है? एल और जी पर। एल क्या चीज है? लेंथ। जी क्या चीज है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या चीज है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको सिखाया कि जो तीन चीजें हमको दी है यहाँ पर, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हम पहले लिख लेंगे। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1, लेंथ का फॉर्मूला m0 l1 t0, मैं जानबूझ के mlt सब लिख रहा हूं। और यहां पर g के केस में m0 l1 t-2, क्योंकि g भी एक्सेलरेशन है। ये एक स्पेशल एक्सेलरेशन है। दुनिया का हर एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनिए, दुनिया का हर एक्सेलरेशन किसी ना किसी फोर्स की वजह से होता है। एवरी एक्सेलरेशन, एवरी पॉसिबल एक्सेलरेशन इन दिस वर्ल्ड इज कॉज्ड बाय अ फोर्स। हियर ग्रेविटी इज अ स्पेशल फोर्स वेयर वन ऑफ द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज इज अर्थ। इसका मतलब कि अर्थ अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी तो उस फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं, और उस ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अप टू सर्टेन हाइट्स। डेसिमल के 5-6 प्लेस पर वेरिएशन होता है, इसलिए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये। अभी हमको डायमेंशनल एनालिसिस में हमको जी को केवल एक एक्सेलरेशन की तरह ट्रीट करना है। बिल्कुल भी, मैंने आपको बताया कि भिन्नता और भेद, इसमें अंतर समझिए, बिल्कुल भी भेद नहीं है, सारी की सारी भिन्नताएं हैं। ऑल काइंड ऑफ रेसिज्म जो भी इस दुनिया में संभव है, जेंडर पे, स्किन कलर पे, रिलीजन पे, जो भी रेसिज्म है, सारा का सारा भिन्नता है, भेद कोई नहीं है। आत्म स्वरूप सबका सेम है और ये सब मानते हैं। ये मैं या हम या तुम नहीं, सब मानते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे, इस k को डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं, g टू दी पावर y आ जाएगा। अगले स्टेप में तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला रखना है। मैं थोड़ा सजा के रख रहा हूं यहाँ पर। t का t है, k का डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, l का l है,
एल टू द पावर एक्स और जी का एल टी माइनस टू टू द पावर वाई। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा m0 l0 t1 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा m0 l टू द पावर x प्लस वाई, l टू द पावर x प्लस वाई t टू द पावर, यहां t है नहीं, माइनस टू वाई, t टू द पावर माइनस टू वाई। ध्यान से देखिए, इसको हम कंपेयर करेंगे। पहला इक्वेशन कुछ नहीं बना, l को कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। वाह, यहां से देखिए ये कह रहे हैं इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ, तो x कितना आ जाएगा, प्लस हाफ। ठीक बात है। अगले स्टेप में क्या करना होता है, इस वाले स्टेप में जहां पर कांस्टेंट है k, यहां लिखा l टू द पावर x, x की वैल्यू प्लस हाफ, g टू द पावर माइनस हाफ। इसका मतलब कि ये k यहां l टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय g टू द पावर हाफ, कांस्टेंट बाहर रहेगा, l अपॉन जी आ जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला में k की वैल्यू 2 पाई होती है, लेकिन डायमेंशन वाले मेथड से k की वैल्यू 2 पाई निकालने का कोई तरीका नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, दैट इज डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग वेरियस गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो सिचुएशन आप लोगों ने सीखी, इसके बाद बिल्कुल भी आप इससे घबराइएगा नहीं। कई ऐसी सिचुएशन आती हैं, जैसे एक सिचुएशन आती है ईटा, ईटा को ये लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे मैंने आपको पहले g बताया कि g का हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला FR स्क्वायर अपॉन m1 m2 वाले फॉर्मूला से निकाल लिया था, वैसे ही एक चीज ईटा होगी, ईटा को ये लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। हो सकता है कि आपको कोई ये कह दे, बहुत सारे लोग कह सकते हैं, पर कोई ये कह दे कि नहीं भाई डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लर्न नहीं होगा तो फिर हो नहीं पाएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप वो वाले एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब अपीयर होंगे, उस समय तक आपने ईटा पढ़ा हुआ होगा, और जब आपने ईटा पढ़ा होगा तो फॉर्मूला होगा ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, ऐसा फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला में आपको सब कुछ मालूम होगा। अगर आप भूल भी जाते हैं, ठीक, अगर आप भूल भी जाते हैं, वैसे तो बाय प्रैक्टिस जैसे आपको बार बार करने से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो गया, अभी आज ही याद हो गया, इसी सेशन में याद हो गया। अगर मान लीजिए आप सब कुछ भूल जाते हैं तो ये फॉर्मूला आप नहीं भूलते हैं और आप वहां पर एक सेकेंड में निकाल सकते हैं। कैसे? जब आपको इन सारे वेरिएबल्स के बारे में पता है। पर अगेन आई एम सेइंग कि जो बच्चे अभी 10th क्लास से आए हैं और अभी वो जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई ये कह सकता है कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। द ओनली थिंग कि जब तक हम पेरिस गए नहीं तब तक हम ये कैसे मान लें कि पेरिस बहुत बड़ा शहर है। ये उस तरीके की बात है कि क्योंकि हम पेरिस गए नहीं इसलिए हमको पेरिस के नाम से डराया जा रहा है कि भाई पेरिस में ये होता है, पेरिस में वो होता है, पेरिस। ऐसा नहीं, पेरिस के नाम से नहीं डरना। ये विस्कस फोर्स है। ये किस सिचुएशन में लगता है? ये लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स है। कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स है। ये लिक्विड की लेयर्स होती हैं, ये लिक्विड की लेयर्स हैं। इस लेयर की वेलोसिटी v1, इस लेयर की वेलोसिटी v2, इस लेयर की वेलोसिटी v3, इस लेयर की वेलोसिटी v4। दो लेयर के बीच का डिस्टेंस डेल्टा z। क्यों? क्योंकि x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, इसलिए z एक्सिस ये है, इसलिए इसको डेल्टा v में हम लोगों ने मेजर किया। और दो लेयर्स की वेलोसिटी का डिफरेंस ये है डेल्टा v। a इसका एरिया है। ये जो लिक्विड की लेयर है, विस्कोसिटी जो चीज होती है उसको लिक्विड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे सॉलिड के बीच का फ्रिक्शन बहुत पॉपुलर है, लिक्विड की लेयर्स में भी जब रिलेटिव मोशन होता है फ्लोइंग लिक्विड में, तो वहां पर भी एक तरीके का विस्कस ड्रैग काम करता है। दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव फोर्स काम करता है। उस फोर्स को हम लोग विस्कोसिटी उस फिनोमिना को विस्कोसिटी कहते हैं और उस फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं। ये फोर्स विस्कस फोर्स है। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर में अभी तक कुछ भी सीखा तो वो ये कि फोर्स के एडजेक्टिव से डरना नहीं है। इसका मतलब कि ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है F इंटू डेल्टा जेड अपॉन A इंटू डेल्टा वी। बहुत ध्यान से देखिए,
एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला ml_t-2, z का डायमेंशनल फॉर्मूला l, एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला l⁻², वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी वही चेंज इन वेलोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला में lt-1। ध्यान से देखिए m⁻1, ठीक है, ये 2l इससे कैंसिल हो गए, ये l ऊपर गया l-1, ये t का -1 ऊपर गया +1 बन गया, -2 + 1 इज अगेन -1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml-1 t-1। कई ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो आपको, और एक और चीज है, जैसे पहली जो चीज डराने वाली चीज ये थी, दूसरी डराने वाली चीज ये है, तीसरी चीज एक चीज होती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे भी बहुत डराते हैं लोग। कौन डराता है ये मैं नहीं बता रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक चीज होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बहुत सारे सिंबल होते हैं अलग अलग तरीके से, सॉलिड के लिए अलग होता है, लिक्विड के लिए, फ्लूइड्स के लिए अलग होता है। एक सिंबल, जनरल सिंबल ई है, और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस भी कई तरीके का होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप जाके पढ़ेंगे। आपको अभी सिर्फ ये समझना है कि बेसिक आइडिया ऑफ स्ट्रेस कहीं पर भी यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका मतलब कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब लेंथ अपॉन लेंथ, नो डायमेंशंस, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम स्ट्रेन अगर हो गया तो वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये भी डायमेंशन लेस चीज हो गई। रेशियो हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, इसका मतलब स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस वही है जो आप इस समय ले रहे हैं और वो आपको एक्चुअली नहीं लेना है। स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस का बेसिक जो अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये फोर्स अपॉन एरिया है। और ये आपने सुना हुआ है वही पास्कल वाली सिचुएशन जहाँ पर जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक सिचुएशन में, व्हेन गैस के केस में, गैस exerting force on the piston in which the gas is enclosed, or you are pushing a table, or you are pushing some surface, or you are standing on the floor, in all those cases we define pressure। तो प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसका मतलब कि अगर हम यहां से देखें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब ई और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया। इसका मतलब कि स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है। ध्यान से देखिए, फोर्स है ml_t-2 और एरिया है L2। इसका मतलब स्ट्रेस क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया ml-1, ये ऊपर जाएगा, और t-2। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का है, क्या जो डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का है वही प्रेशर का है, और वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। ये एक और स्पेशल बात है इसकी कि तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अलग अलग सिचुएशन में डिफाइंड हैं, लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिल्कुल डरेंगे नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरीके के आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में पूछ सकते हैं, कोई उसका एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीन तरीके के मॉडुलस हैं। यंग्स मॉडुलस भी वही है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2, और इन दोनों का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही है। डायमेंशनल एनालिसिस में इतना ही है, पहले डायमेंशन का कंसेप्ट, उसके बाद उसके तीन एप्लीकेशन, जिसमें से एक एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग वेरियस गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, जो ये मैंने आपको तरीका बताया। दूसरा इसका एप्लीकेशन है ये वाला, जहां पर हम लोग
कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है पूरा। इसका जो सेकेंड एप्लीकेशन था जिसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट था, जैसे आपको कोई एक वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकेंड में दी है तो किलोमीटर पर आर में निकालना, या डेंसिटी अगर आपको केजी पर मीटर क्यूब में दी है तो उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना, या न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, या जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं ये डायमेंशनल मेथड से करने के लिए आते हैं, और इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एप्लीकेशन था इसका, ये एप्लीकेशन था पहला जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। इसका मतलब कि किसी इक्वेशन की करेक्टनेस हम उससे पता लगा सकते थे कि एक लेफ्ट हैंड साइड का जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे ये वाला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या इस इक्वेशन में हम लोगों ने ये होमोजेनिटी से हम लोगों ने ये बात जस्टिफाई करी कि किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस हम लोग पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, और फिर उसके बेसिस पर अगर कोई अननोन कांस्टेंट हो तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो आप ना कर पाएं। ये जरूर है कि इस वाले एप्लीकेशन में जहां पर हम लोगों को रिलेशन डिड्यूस करना होता है, ये वाले में इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। इसमें कभी कभी वो फंडामेंटल चेंज कर देते हैं, कभी कभी ऐसा ये बोल देते हैं कि एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें वो ये बोल देते हैं कि लेट्स से कि जी एच और सी, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जी एच और सी इसको फंडामेंटल मान लेते हैं। जी क्या चीज़ है? ये वही वाला जी है जो हम लोगों ने यहाँ से एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 से जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला था, जो कि ऐसे आएगा, ये m_l_t -2 r_l_2 और m ये m आ जाएगा। यहाँ से g का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। h का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग E अपॉन फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। ध्यान से देखिए, एनर्जी और वर्क डन सेम है, ml2t -2, फ्रीक्वेंसी t-1 है। किसी भी तरीके की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है, जिसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, या इसको हम लोग साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं, सेकेंड इनवर्स, या इसकी यूनिट हर्ट्ज, या साइकिल पर सेकेंड, या जिसका रोटेशन पर मिनट आरपीएम जो होता है उसकी भी यही फ्रीक्वेंसी की ही यूनिट है। यहाँ से हम लोग h का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे, और c का डायमेंशनल फार्मूला आपको मालूम है। अगर हम लोग 2 मिनट के लिए इसको सॉल्व करके देख लें तो m की पावर 1 आएगी, l की पावर 2 आएगी, और t की पावर +1 जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। इसका मतलब g का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा m-1 आ जाएगा, ये m नीचे था 2, और l की पावर 3 आ जाएगी, और t -2 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें इन्होंने इन तीनों को फंडामेंटल मान लिया। जो अभी तक फंडामेंटल हमारा mlt था, मास लेंथ और टाइम था, इन्होंने फंडामेंटली बदल दिया। अब ये कह रहे हैं कि g h और c फंडामेंटल हैं, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। ध्यान से देखिए कि अगर इन तीनों को फंडामेंटल हम लोगों ने माना तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास कैसे निकालेंगे? अगर m हमारा मास है, ध्यान से देखिए, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1l0t0। बहुत ही ध्यान से देखिए, m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर x, h टू द पावर y और c टू द पावर z हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, इक्वेशंस थोड़े से टिपिकल बनते हैं, इसलिए हमको बहुत पेशेंटली सॉल्व करना होगा इसको। m का डायमेंशनल फार्मूला m1l0t0, k इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मैंने बताया प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। g का डायमेंशनल फार्मूला ये आ रहा था m-1l3t-2। ये क्या चीज़ है? ये g का डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, h का डायमेंशनल फार्मूला ml2t-1, ml2t-1 टू द पावर y, और ये आ गया lt-1 टू द पावर z। बहुत ध्यान से देखिए, यही क्रिटिकल स्टेप है। उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन है, m की पावर -1 इंटू x, दिस इज -x, m की पावर 1 इंटू y प्लस y। ठीक है,
m यहाँ पर नहीं है, m हो गया l टू द पावर 3x, 3x कहाँ से आया, 3 ये वाला, x ये वाला, 2y प्लस हो जाएगा 2y ये, और ये हो गया प्लस z, और t की पावर यहाँ से पहले वाले से -2x, दूसरे वाले से -y, और तीसरे वाले से -z। बहुत ध्यान से देखिए, तीनों पावर कंपेयर करेंगे। पहला इक्वेशन बना -x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बना, ठीक है। दूसरा इक्वेशन L से बनेगा, L का इक्वेशन आएगा 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। 0 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर पावर 0 थी। फिर तीसरा इक्वेशन T का बनेगा, देखिए -2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0 अगेन। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन हैं x, y और z में, इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है। यहाँ से हम लोग पहले x और y का इक्वेशन है तो यहाँ से z रिमूव कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने पर ही z कैंसिल हो रहा है, ये देखिए। और फिर इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे, जो x, y, z की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रख देंगे। तो मास का इसी तरीके से लेंथ का निकालने के लिए आता है, टाइम का निकालने के लिए आता है। एक बात ध्यान रखिए, इट इज़ मोर और लेस मोर मैथमेटिक्स लेस फिलॉसफी। थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा समझ के करना है। एक बार जब आप, और इसके जो बिगर क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने सब फॉर्मूला पूरा 11th का पूरा 12th का पढ़ा हुआ होता है, तो आपको फॉर्मूला लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। थैंक यू।